ब्योमकेश पहेड़िया। पिछले वाले जो अपने वीडियोस थे उनमें आपने पढ़ा था कि विभोमापी और विभोमापी का सिद्धांत और विभोमापी के साथ हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो। बट अब हम लेकर आए हैं कि नया टॉपिक विभोमापी का मानकीकरण। कि विभोमापी का मानकीकरण करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम एक क्रम पढ़ रहे थे विभव प्रवणता, यानी कि अक्ष की वैल्यू हम ज्ञात कर रहे थे। और अक्ष की वैल्यू में आपने देखा था कि अक्ष इज इक्वल टू यह था कि अक्ष इज इक्वल टू ep अपॉन r प्लस r डैश प्लस स्मॉल r, यानी कि जो विभव प्रवणता है वह प्राथमिक परिपथ में जो सेल लगा हुआ है उसके विद्युत वाहक बल पर, और साथ में विभवमापी का प्रतिरोध R क्या है? विभवमापी का प्रतिरोध यानी कि धारा नियंत्रक का प्रतिरोध और स्मॉल r यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध। यानी कहने का मतलब है कि सेल का विद्युत वाहक बल तो चलो हमें पता होगा, मालूम होगा, तो इसकी कोई ज्यादा वो दिक्कत नहीं है। बट हमें सामान्यतया हमें विभवमापी का जो प्रतिरोध होता है तार का वो नहीं पता रहता, धारा नियंत्रक का जो प्रतिरोध है वो भी हमें नहीं मालूम रहता, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है वो भी हमें मालूम नहीं रहता। इसलिए हम अक्ष का मान किस प्रकार से ज्ञात करें? तो अक्ष का मान हम सामान्यतः अच्छे ढंग से ज्ञात नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक नहीं कर सकते तब तक हमें r डैश और स्मॉल r इत्यादि का मान मालूम नहीं हो। अतः हम क्या करते हैं, एक अन्य विधि के द्वारा यदि हम अक्ष का मान अच्छे से ज्ञात कर लें, अक्ष का मान यथार्थ रूप से ज्ञात कर लें, तो जो यथार्थ रूप से ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया का ही नाम है विभवमापी का मानकीकरण। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलो देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि विभवमापी लेते हैं। विभवमापी एक का परिपथ बनाने के लिए एक सेल लेते हैं, इसका विद्युत वाहक बल हम मान लेते हैं ep, कुंजी संयोजित कर देते हैं और एक धारा नियंत्रक, और इन सब को हम विभवमापी के साथ इस प्रकार से संयोजित कर हम एक प्राथमिक परिपथ का निर्माण करते हैं। ये AB क्या आपकी विभवमापी, और ये क्या बन गया आपका प्राथमिक परिपथ है, प्राथमिक परिपथ बन गया। अब हम अक्ष का मान करने के लिए एक द्वितीयक सेल लेते हैं, एक द्वितीयक परिपथ बनाते हैं, और द्वितीयक परिपथ में एक हम मानक सेल जोड़ते हैं, प्लस माइनस, और मानक सेल को हम धारामापी G के साथ और G को फिर विसर्पी कुंजी J के साथ संयोजित कर देते हैं। ठीक है, और ये जो सेल है इसको हम बोल रहे हैं मानक सेल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर मानक सेल क्या है, तो इसको भी हम देखेंगे। और इसका जो विद्युत वाहक बल है वो हम E या एप्सिलॉन, ठीक है, E या एप्सिलॉन से हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम एक ये चर्चा कर लेते हैं कि मानक सेल क्या है। मानक सेल पहले इसको हमें पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये दिमाग में नहीं रहे। मानक सेल यानी कि वह सेल जिसका विद्युत वाहक बल लंबे समय तक नियत बना रहे वह इसका विद्युत वाहक बल हमें मालूम हो, यानी कि इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात हो। ठीक है, यानी कि ऐसा सेल जिसका विद्युत वाहक बल लंबे समय तक नियत बना रहे और इसका विद्युत वाहक बल हमें पहले से ही क्या हो, मालूम हो, यानी कि ज्ञात विद्युत वाहक बल हो। ठीक है, तो इस प्रकार का जो सेल हम जो काम में लेंगे उस सेल को ही हम क्या बोलेंगे, मानक सेल बोलेंगे। जो आपके मानक सेल होते हैं वह सामान्यतः डेनियल व कैडमियम। ठीक है, डेनियल और कैडमियम सेल होते हैं, वो क्या होते हैं, मानक सेल होते हैं, क्योंकि इनके जो विद्युत वाहक बल है वो हमें पहले से ही पता रहते हैं। यदि हम इनकी चर्चा करें विद्युत वाहक बल की, यानी कि टेम्परेचर, यानी कि ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आपका जो डेनियल सेल होता है इसका विद्युत वाहक बल होता है 1.08 वोल्ट इसका, और कैडमियम सेल का होता है 1.0186 वोल्ट।
ठीक है। यदि यदि हम यहाँ पर डेनियल सेल लें तो हमें इसका ई का मान पता होगा, कितना होगा 1.08 वोल्ट, और यदि कैडमियम सेल लें तो इसका ये इतना वोल्टेज होगा, ये विद्युत वाहक बल ये हमें पहले से पता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का सेल क्या कहलाएगा, मानक सेल। तो आप मानक सेल की पहले परिभाषा लिख लें ये, और नीचे ये लिख लेंगे डेनियल और कैडमियम सेल मानक सेल होते हैं, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनका जो विद्युत वाहक बल होता है इतना इतना वोल्टेज होता है। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। चलो, अब मानक सेल की बात हो गई। अब हम जी को हम क्या करेंगे, शून्य विक्षेप की स्थिति में लेकर आएंगे, यानी कि शून्य विक्षेप की स्थिति में लेकर आएंगे, यानी कि इसकी हम संतुलन की अवस्था प्राप्त करेंगे। और हम मान लेते हैं कि हम इस विसर्पी कुंजी जे की सहायता से तार पर इस जोकी को जगह जगह रखें, और रखने पर हमें एक सी बिंदु एक ऐसा मिला जिसमें क्या हुआ कि इस गैल्वेनोमीटर में यानी कि धारामापी में जो विक्षेप आया वो क्या आया, शून्य आया। ठीक है, और ये लंबाई कितनी है वो एज्यूम कर लेते हैं, हम एल कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि ऐसी जो लंबाई पर जो विभवांतर होगा, ऐसी लंबाई पर जो विभवांतर होगा इस तार पर, वह विभवांतर इस सेल के विद्युत वाहक बल के क्या होगा, बराबर होगा। इस सेल के विद्युत वाहक बल के क्या होगा, बराबर होगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इतने का। ठीक है, तो यहां पर जो संतुलन लंबाई माना कि एल है, अतः विभवमापी के सिद्धांत से हम क्या लिख सकते हैं कि VAC इज इक्वल टू XL। एक्स क्या है, विभवमापी की विभव प्रवणता मान लेते हैं जिसका हमें मान ज्ञात करना है, परंतु हमें यह भी पता है कि VAC इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन के बराबर होगा, क्योंकि यहां पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वह इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो इसकी जगह हम क्या रखते हैं, एप्सिलॉन रखते हैं। एप्सिलॉन इज इक्वल टू XL, और यहां से x की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन अपॉन L। ठीक है, तो इस प्रकार से, इस विधि की सहायता से, इस प्रकार से यदि हम अक्ष की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं तो ये अक्ष की वैल्यू ज्ञात करना ही क्या कहलाएगा, विभवमापी का मानकीकरण। ठीक है, एक चीज और, विभवमापी का मानकीकरण करने के पश्चात जो यहाँ पर प्राथमिक परिपथ में जो धारा नियंत्रक लगा हुआ रहता है, इसके साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी है। कहने का मतलब है, इसको आपने एक बार जहां फिक्स कर दिया धारा नियंत्रक को, उसी कंडीशन में फिक्स रहने देना है। अन्यथा क्या हो जाएगा कि इसका प्रतिरोध बदलेगा, और इसका प्रतिरोध बदलेगा तो सीधा सीधा फर्क पड़ेगा अक्ष के मान पर, यानी कि अक्ष का मान भी परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में ये आ रहा है हमारे पास में। तो हम समझ रहे हैं कि प्राथमिक परिपथ में जो कुंजी, धारा नियंत्रक, विभवमापी के तार है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है इत्यादि का हमें मालूम नहीं होता है। इस कारण हम एक अन्य विधि के द्वारा हम क्या कर लेते हैं कि इस अक्ष का मान ज्ञात कर लेते हैं इस प्रकार से, और अक्ष का मान इस प्रकार से यथार्थ रूप से ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, विभवमापी का मानकीकरण। और मानकीकरण करने के पश्चात हम प्राथमिक परिपथ के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करते हैं। ये भी बात आपको मुख्य जुबानी याद रखनी चाहिए, प्रैक्टिकल में काम आएंगे। चले, अब हम डिस्कशन करते हैं विभवमापी के मानकीकरण की परिभाषा की, कि विभवमापी की मानकीकरण की परिभाषा क्या है। तो मैं लिख देता हूं, यहां पे लिखता हूं, विभवमापी का मानकीकरण, यानी कि विभवमापी के लिए विभवमापी के लिए विभवमापी के लिए विभवमापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को विभवमापी का मानकीकरण कहलाता है।
दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, गलती नहीं हो जाए। विभवमापी के विभवमापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को विभवमापी का मानकीकरण कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विभवमापी का मानकीकरण की परिभाषा की हेडिंग डालनी है। हेडिंग डालने के पश्चात ये डेफिनेशन लिखनी है। फिर आपको ये परिपथ बनाना है। परिपथ बनाकर ये आपको इतनी भाषा लिखनी है और नीचे आपको क्या लिखना है, मानक सेल के बारे में। लास्ट में आप किसके लिए लिखेंगे, मानक सेल के बारे में लिख लेंगे, जो कि पहले वाले जो स्क्रीनशॉट दिया था आपने वहां से उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे नजर में बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है बार बार कि विभवमापी का जो हम प्राथमिक परिपथ बनाते हैं, प्राथमिक परिपथ हमेशा इस एपी लाइन से ऊपर, यानी कि एक सेल जोड़ते हैं, कुंजी जोड़ते हैं, धारा नियंत्रक जोड़ते हैं, यानी कि 3 चीज जोड़ते हैं। और प्रत्येक परिपथ में आगे वाले जो डेरिवेशन होंगे, आगे वाले जो विभवमापी हम अनुप्रयोग पढ़ने वाले होंगे, उनमें प्राथमिक परिपथ हमेशा एक जैसा बनेगा। यानी कि विभवमापी का जब से नाम स्टार्ट हुआ है उसके पश्चात जो प्राथमिक परिपथ बना रहे हैं हम विभवमापी में, वो सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस बात को आप कतई न भूलें। और बस इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू।